हेलो स्टूडेंट, आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यूएस मीन्स अमेरिका का प्रधानता का मतलब होता है डोमिनेंस, एक तरह का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। किस तरह से रशिया का विखंडन हुआ, आपको हमने पढ़ा 1945 के बाद जो लंबे समय से चला आ रहा कोल्ड वार था वो खत्म हुआ 99 में, और रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो एक जो सुपर पावर यूएस को टक्कर दे रही थी इतने लंबे समय से, वो अचानक जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया और विश्व में सिर्फ एक ही पावर रह गई, वो थी यूएस, अमेरिका। जब अमेरिका रशिया से कोल्ड वार में व्यस्त था तो उसके पास तब भी बहुत सारे देश थे, 28 देशों का तो नाटो का ही संगठन था, नाटो, सीटो, सेंटो, बहुत सारी, और उन्होंने ये भंग भी नहीं की थी। उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारे जो यूएसएसआर के एलीज थे, यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस वाले देश थे, वो भी अमेरिका और जो वेस्टर्न पॉलिटिक्स हैं उनके एलीज बन गए, और बहुतों ने नाटो और यूएस को अपना लिया था, यूएस की पॉलिटिक्स को अपना लिया था। इस तरह से विश्व में, और आपको पता है यूएनओ जो थी वो तो कठपुतली थी ही, मतलब यूएसए की, यूएसए उसे बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा था। बहुत इम्पोर्टेंट जितने भी हेडक्वार्टर्स थे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के थे, चाहे वो इसका खुद का यूएनओ का ऑफिस था, सब न्यूयॉर्क एवं वाशिंगटन में थे। आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक, उनमें बहुत सारी बड़ी हिस्सेदारी यूएसए की थी। बहुत सारी शेयरिंग, पैसे वो लगभग 25% आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को देते थे। तो वहाँ भी जितने भी उसके हेड होते थे, चेयर पर्सन होते थे इन संस्थाओं के, वो हमेशा यूएस के या यूएस से समर्थित देशों के होते थे। इवन यूएनओ में जो भी चीफ सेक्रेटरी होता है, यूएनओ का चीफ सेक्रेटरी होता है एक मुख्य सचिव, वो भी अगर यूएसए का समर्थन नहीं मिलता तो वो नहीं बनता था। मतलब क्या था, वर्ल्ड की जितनी भी पॉलिटिशियन संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूशन थी, चाहे वह बैंकिंग थी, चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थी, उन पर सब पर अमेरिका का दबदबा था। और इसके साथ साथ जितने भी देश थे, बहुत सारे जैसे देश थे, वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ गए। तो अमेरिका की जो हेजेमनी थी सारे वर्ल्ड में, वो स्थापित हो गई। और इस चैप्टर में आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पढ़ोगे जिसमें दिखाई देगा कि किस तरह से वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अपने तरीके से चलाया अमेरिका ने। चाहे वो इराक का मामला हो, चाहे वो ईरान का मामला हो, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप पढ़ोगे जिसमें आप यूएस का डोमिनेंस देखोगे। और यूएस के डोमिनेंस के कारण थे कि उसकी सॉफ्ट पावर भी बहुत ज़्यादा थी और हार्ड पावर भी उसके पास बहुत थी। हार्ड पावर मिलिट्री पावर होती है और सॉफ्ट पावर आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, रहन सहन, जॉब्स, इकोनॉमी, ये सब सॉफ्ट पावर होती हैं। और किस तरह से, जैसे एप्पल के फ़ोन है, आज हर कोई व्यक्ति एक इच्छा रखता है कि एप्पल के लैपटॉप हों, एप्पल की फ़ोन हो, या और जो दूसरी ब्रांड है जो यूएसए से आती हैं वो उनके पास हो। जो यूएस की मिलिट्री है 1950 के दशक में ही कंप्यूटराइज हो गई थी। जितने भी स्पेस यान भेजे जाते हैं, जितने भी स्पेस मिशन भेजे जाते हैं, वो अमेरिका के द्वारा ही भेजे जाते हैं। उन चीज़ों का हम कल्पना भी नहीं कर सकते जो यूएस ने आज से कई साल पहले खोज ली है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यूएस की हेजेमनी पढ़ेंगे। Overview, we have seen that the end of the Cold War left the US without any serious rival in the world. जैसे ही कोल्ड वार ख़त्म हुआ, कोल्ड वार का मतलब होता है
डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, तो कोई दूसरा राइवल रहा ही नहीं। द इरा सिंस देन हैज बीन डिस्क्राइब एट द पीरियड ऑफ यूएस डोमिनेंस और एन यूनिपोलर वर्ल्ड। और 1990 से लेकर टिल अभी तक ये माना जाता है कि यूएस के डोमिनेंस को चैलेंज करने वाली कोई भी पावर है नहीं। बट वर्तमान में हाल फिलहाल में बहुत सारे, जैसे चाइना एक है, वो उसकी इकोनॉमी या मार्केट को टक्कर दे रहा है। यूएसएसआर दोबारा खड़ा हो गया है। इवन उत्तर कोरिया जैसे देश जो बहुत गरीब है, किम जोंग जिसके शासक हैं, साम्यवादी देश है, बहुत ज़्यादा गरीब है, भूखे लोग वहाँ मर रहे हैं, बीमारियों से निपटने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, वो भी धमकी दे रहा है। इसी तरह जो साउथ ईस्ट एशिया है, भारत जैसे देश जिसमें शामिल हैं, वो अमेरिका उन्हें अपने साथ लेना चाहता है। जैसे अभी जैसे भारत के प्रति उनका अच्छा झुकाव है। ये चैलेंजेस हैं यूएस हेजेमनी को, ये हम पढ़ेंगे डिटेल से बस। बट हम आज इसमें यही फोकस करेंगे कि यूएस का डोमिनेंस कैसे स्थापित हुआ। और देखो, पहले था बायपोलर वर्ल्ड। बायपोलर का मतलब होता है दो शक्तियां, टू पावर्स। और यूनिपोलर का मतलब होता है एक पावर, दो पावर, यूएसएसआर और यूएसए, और एक पावर में आज हम पढ़ेंगे अमेरिका की अकेली ये पावर कैसे है और इसे क्यों कहा जाता है कि वर्तमान में यूनिपोलर वर्ल्ड है। इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर, एक्सटेंट एंड लिमिट ऑफ दिस डोमिनेंस। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये डोमिनेंस है, लेकिन उस पर क्या क्या प्रतिबंध भी हैं। वी बिगेन बाय नरेटिंग द स्टोरी ऑफ राइज ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फॉर द फर्स्ट गल्फ वेस्टर्न वॉर। बहुत सारे युद्ध अमेरिका ने लड़े हैं और उनमें वो जीता भी है। तो ये युद्ध दिखाते हैं कि किस तरह से यूएस हमले करता है दूसरे देशों पर, इंटरफेयर करता है उनके मामलों में, और किस तरह से दबाने की कोशिश करता है दूसरे देशों को। आपने अभी अभी ईरान का मामला सुना होगा। ईरान परमाणु हथियारों का परीक्षण करना चाहता है, बट अमेरिका उसे रोक रहा है। अमेरिका कह रहा है कि आप हमें दिखाएं कि आप किस तरह के परीक्षण करना चाहते हो, क्योंकि आपने हमारे साथ संधि की है। 6-7 देशों ने एक संधि की थी, बट ईरान उसके दबाव में नहीं आया। तो ये थोड़ा सा अब चैलेंज दिखने लगा है यूएस हेजेमनी को। पिछले 20 साल जो 1990 से लेकर 2015-16 तक यूएस की हेजेमनी को कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। यूएस डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी आफ्टर एक्सप्लोरिंग द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ यूएस हेजेमनी। और एक क्षेत्र में नहीं है कि मिलिट्री लेवल पे ही उसका डोमिनेंस हो, कल्चरल इकोनॉमिक लेवल पे भी उसका डोमिनेंस है। वी असेस इंडिया पॉलिसी ऑप्शन इन डीलिंग विद द यूएस। फाइनली वी टर्न टू सी इफ देयर आर चैलेंजेस टू हेजेमनी एंड वेदर इट कैन बी ओवरकम। अंत में हम देखेंगे किस तरह से हेजेमनी है और किस तरह से उसके सामने चैलेंज है। हर कोई व्यक्ति जो मतलब पैसे कमाना चाहता, अच्छी लाइफ जीना चाहता, तो अमेरिका में सेटल होना चाहता है। ये एक आपने दिख रहा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और उन बिल्डिंग्स में धुआं निकल रहा है। ये 2001 की बात है। 11 सितंबर बोलते हैं इनको, 9/11 का हमला बोलते हैं। 9/11 क्यों बोलते हैं? वैसे तो 11 सितंबर है, लेकिन अमेरिका में डेट जो है बाद में आती है, मंथ पहले आता है, तो इसलिए इसे 9/11 के हमले बोलते हैं। आगे जब मैं भी इसका रेफरेंस दूं तो आप कभी भी ये मत समझना कि 9 नवंबर को ये हमले हुए थे, नहीं। ये 9/11 का मतलब 11 सितंबर। ओके, तो ये है। इसमें क्या हुआ था, अलकायदा एक ग्रुप था, ग्रुप है अलकायदा, इस्लामिक आतंकवादी इसमें शामिल हैं, आतंकवादी शामिल है, सॉरी, किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई आतंकवादी नहीं होते, बट कोइंसिडेंटली वो मुस्लिम थे सभी। तो उसने क्या किया, इस पर बॉम्ब गिराए गए। इनके जो अमेरिका के एरोप्लेन हाईजैक किए गए, और हाईजैक करने के बाद उनको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी उनसे टकराया गया और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे।
और ये अमेरिका में पर्ल हार्बर के बाद दूसरा बड़ा हमला था, शायद पर्ल हार्बर से भी ज़्यादा बड़ा। पर्ल हार्बर का जिक्र मैंने फर्स्ट चैप्टर में किया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार की बात हो रही थी। जापान ने पर्ल हार्बर पे हमले किए थे। उसके बाद अमेरिका का जो दृष्टिकोण था वो बदला, क्योंकि जो अलकायदा के खिलाफ अलकायदा ने इसके खिलाफ इन बॉम्बिंग का यूज किया था, इसी अलकायदा को बनाने वाले भी तालिबान को बनाने वाली जो शक्ति थी, अलकायदा, तालिबान, इस्लामिक स्टेट, ये सभी इंटर रिलेटेड ही आतंकवादी एजेंसीज हैं। अलकायदा मिडल ईस्ट में काम करता है और अफ़गानिस्तान में भी जो तालिबान है उसका दोस्त है। तो उस टाइम अफ़गानिस्तान में 97, आपको ये 1979 डेट याद होगी। ये डेट वो है जब रशिया ने अफ़गानिस्तान पर हमला किए थे। रशिया के खिलाफ अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने अलकायदा तालिबान को खड़ा किया था, लेकिन बाद में इनके रिश्ते खराब हुए और इस पर अमेरिका पर बॉम्बिंग की गई, अमेरिका पर बम गिराए गए और ये सबसे बड़ा हमला था अमेरिका पर। और अमेरिका ने फिर बाद में पाकिस्तान के रास्ते से अफ़गानिस्तान में सेनाएं उतारी और तालिबान को ख़त्म किया। इससे पहले हमारा एक जहाज़, हम 1989 से ही आतंकवाद के शिकार है कश्मीर इशू पर। जब ये लगा कश्मीरी जो एक्सट्रीमिस्ट थे कि भारत जो है कश्मीर पर डोमिनेंस छोड़ेगा नहीं, तो उन्होंने आतंकवादी गतिविधियां शुरू कर दी 89 में। और हम बहुत समय से इसके शिकार रहे। हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज़ भी उठाई, बट अमेरिका ने कभी हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन 2000 के बाद जब उन्हें लगा कि हाँ आतंकवाद कोई चीज़ है और हम पे हमले हुए हैं, तब उनका भारत के प्रति रुझान बदला। ठीक है, और उन्होंने पाकिस्तान की धरती को यूज किया तालिबान को ख़त्म करने के लिए। इससे पहले एक मैं छोटी सी घटना आपको बताती हूँ। ये है 1999 की बात, दिसंबर 1999, नई सदी लगने वाली थी 27-28 तारीख की बात है शायद। ये दिसंबर 1999 को हमारा एक जहाज हाईजैक किया हुआ था। नेपाल के रास्ते से वो जहाज आ रहा था, हाईजैक किया था, 200 यात्री थे उसमें। और उसको हाईजैक मैंने कैप्चर कर लेना, उसका कंट्रोल हाथ में लेना, और उसमें भारतीय जो पाकिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके द्वारा ये किया गया था। और इसको उठा करके तालिबान कंधार ले जाया गया। कंधार आपको पता है अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल है उसकी, तो कंधार एक शहर है। और इसके हवाई जहाज पे उन्होंने उस जहाज को उतारा। और इनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी तालिबान की और आतंकवादियों की कि तालिबान सरकार ने भारतीय सरकार की मदद करने से इनकार कर दिया। वो चाहते तो अगर एक्सट्रीमिस्ट को पकड़कर उस जहाज को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने बातचीत करने के लिए तो कहा कि भारत सरकार बातचीत कर ले, हम कोई रोकेंगे नहीं, आए हमारे आसपास, लेकिन उन्होंने कोई हमारी मदद नहीं की। और उसमें हमारा एक यात्री भी मर गया था और उसके बदले हमने 4 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे, बड़े खूंखार। और उसके बाद उन्होंने हम पर हमले जारी रखे, उन आतंकवादियों ने पाकिस्तान जाके। तो उससे इस बारे में भी अमेरिका ने पाकिस्तान पे दबाव डालने की ज़रूरत नहीं समझी कि बिल्कुल सामने से आप इंडिया पे इस तरह के अटैक कर रहे हो। लेकिन जब खुद पर हमला हुआ तो अमेरिका को पता चला कि हाँ आतंकवाद एक ऐसी चीज़ है जो सारे विश्व में फैली हुई है और उनके घर तक भी पहुंच सकती है। अब ये उदाहरण है, इसके माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहता है जो राइटर है, आयशा है, जब्बू है और एंद्री है। ये आयशा वाज डूइंग वेरी वेल इन हर स्टडी एट द हाई स्कूल इन द आउटस्कर्ट ऑफ बगदाद एंड वाज प्लानिंग टू स्टडी मेडिसिन इन यूनिवर्सिटी। मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहती है, बगदाद के किसी अच्छे स्कूल से निकली है। शी लॉस्ट ए लेग इन 2003 व्हेन ए मिसाइल स्लैम्ड इनटू एन
एयर रेड शेल्टर इन विच शी वाज हाइडिंग विद हिज फ्रेंड। 2003 में बगदाद ईरान की राजधानी है। 3 में वहां बॉम्बिंग हुई और अपना उसने पैर खो दिया जब वो छुप रही थी। नाउ शी इज लर्निंग टू वॉक ऑल ओवर अगेन। अब वो दोबारा सीख रही है चलना। शी स्टिल प्लान टू बिकम ए डॉक्टर। अब वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। और बट ओनली आफ्टर द फॉरेन आर्मीज लीव हर कंट्री, मतलब उसके देश में अभी भी बाहरी सेना है। इसका मतलब बगदाद इराक की राजधानी है। सॉरी, मैंने आपको ईरान की राजधानी बता दी। ईरान की राजधानी तेहरान है। 2001 में सद्दाम हुसैन इराक के शासक हुआ करते थे और उसने बहुत ज़्यादा अत्याचार दूसरे सुन्नी धर्म के लोगों पे किए थे। इराक ही ऐसा देश है जहाँ पर शिया लोग हैं, तो उन पे हमले किए। और वो सद्दाम हुसैन जो है वो आपको पता ही, वहाँ तेल के कुएं ईरान इराक में। सद्दाम हुसैन ऐसे शासक थे जो अमेरिका की दाल गलने अपने देश में नहीं दे रहे थे। वो तेल के कुओं का शोषण नहीं करने दे रहे थे। तो अमेरिका को ऐसे शासक नहीं चाहिए थे किसी भी देश में जो उनको वहाँ के रिसोर्सेज ना लेने दे। 2003 में बॉम्बिंग की और सद्दाम हुसैन को मार दिया गया और अपनी मनचाही सरकार इराक में बिठाई। तो ये वही कहानी है। उसी में बॉम्बिंग में उसकी पाँव चली गई थी। जबू इज ए टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हु लिव्ड इन डरबन, साउथ अफ्रीका में रहता है। His painting was highly influenced by traditional tribal arts form। आपको पता वहाँ बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, तो उसकी जो आर्ट है वो ट्राइबल आर्ट से रिलेटेड है। He wants to go to art school and later open his own studio। वह आर्ट स्कूल जाना चाहता है, अपना खुद का स्टूडियो खोलना चाहता है। However, his father want him to be study for MBA and then join। लेकिन उसके फादर चाहते हैं कि वो MBA करे और वो उसका बिजनेस ज्वाइन करे। MBA का मतलब होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। Jibu's father feels that with the MBA degree, Jibu will be able to make the family business profitable। ये यहाँ बताना चाहता है MBA की डिग्री। MBA के कॉलेज सबसे पहले अमेरिका में खोले गए थे, और कब खोले गए थे ये डेट आगे आएगी, ये भी देख लेना कितने पुरानी MBA है। एंड्रे इज अ यंग मैन लिविंग इन पर्थ। ऑस्ट्रेलिया का शहर है पर्थ। हिज पेरेंट आर इमिग्रेंट फ्रॉम रशिया। उसके जो इमिग्रेंट थे वो रशिया से आए थे। हिज मदर गेट वेरी एंग्री एवरी टाइम एंड्रे पुट ऑन ब्लू जीन्स टू गो टू चर्च। उसकी माँ थोड़ी सी एंग्री हो जाती है जब एंड्रे जो ब्लू जीन्स पहन के चर्च में जाते हैं। आपने कभी सोचा है जी जीन्स किस चीज़ का प्रतीक है, और खासकर जब आप ब्लेड मारते हो, कट मारते हो, वो किस चीज़ का प्रतीक है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखिए। शी वॉन्ट्स हिम टू रिस्पेक्टेबल इन चर्च। वो उसे अच्छे कपड़ों में ले जाना चाहती है, जैसे हमारे यहाँ भी मतलब ये है कि मंदिर में धोती वगैरह पहन के अच्छे कपड़ों में जाया जाए। एंड्रे टेल्स हिज मदर दैट जीन आर कूल। जीन कूल है। कूल का मतलब तो आजकल फैशनेबल, मतलब जिसमें बहुत अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है बंदा, और उसमें एक फ्रीडम की सेंस आती है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी पहन सकता हूँ। एंड्रे फादर रिमेंड हिज वाइफ हाउ दे टू यूज टू वियर जीन व्हेन दे वर यंगस्ट इन लेनिनग्राद। एंड्रे के फादर को याद है, अपनी पत्नी को याद दिलाते हैं कि आप इसको क्यों रोकते हो, हम भी तो जब लेनिनग्राद में रशिया में रहते थे तो हम भी जीन्स पहनते थे। एंड फॉर द सेम रीजन दैट आवर सन नाउ इनवोक्स। और इसलिए हमारा बेटा भी पहनना चाहता है, तो कोई बात नहीं। एंड्रे हैज़ हैड एन आर्गूमेंट विद हिज मदर। एंड्रे अपनी माँ के साथ आर्गूमेंट करता है जबू में भी फॉर अस टू स्टडी ए सब्जेक्ट दैट हैज नॉट इंटरेस्ट। और जीबू को क्या है, वो ज़बरदस्ती एक ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो पेंटर बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन उसके फादर उसे MBA करवाना चाहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट Aisa has lost his leg and he is lucky to be alive. How can we even discuss this problem in the same breath? We can and must do. As we shall see in this chapter, all three have been in different way affected by US hegemony। इसमें हम दिखाते हैं कि किस तरह से US की हेजमनी है।
मैंने जीन शब्द बोला है, 2 के बारे में तो बता दिया। एक ने इराक पर हमला किए थे तो बॉम्बिंग हुई, उसकी जो उसकी लेग्स थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इस तरह जीबू जो है वो MBA करना चाहता है, अमेरिका से करवाना चाहते हैं उसके फादर, ताकि बिजनेस में काम आए। और जो जीन्स है वो मेनली अमेरिका से रिलेटेड हैं। जो लोगों के कपड़े हैं वो अमेरिकन लोगों जैसे हो गए हैं, मतलब अमेरिका के लोग से ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। ये कल्चरल डोमिनेंस है कि उनके खाने पीने, रहन सहन, स्टाइल, लाइफ स्टाइल वो अमेरिकन छाया हुआ है वर्ल्ड में। वी विल मीट आयशा जबू अंद्रे अगेन, but let us first understand how US hegemony began and how it's operate in the world today. We will follow the popular usage of the word America to refer to United States of America. और ये देख लेना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए अमेरिका यूज करते हैं। उत्तर अमेरिका पूरा महाद्वीप में फैला हुआ है, ये वर्ल्ड का बड़ा देश है, मतलब काफ़ी। But it may be useful to remind ourselves that the expression America cover the 2 continents of the North and South America, and that the US is only one of the country. जो 2 तरह के महाद्वीप आपको पता ही है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, लेकिन जो है US का यहाँ मतलब अमेरिका है। बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया वर्ल्ड ऑर्डर कब शुरू होता है? जब 1991 में सोवियत पावर ख़त्म हो जाती है और इंटरनेशनल जो सीन था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, उस पर सिर्फ एक ही पावर रह जाती है, वो थी अमेरिका। तो अमेरिका के बाद नई पावर, नई जो सेटअप था, नया पॉलिटिकल सिस्टम था, वो छाया रहा और जिसमें अमेरिका ही करता धरता था। ये आप बहुत चीज़ें डिस्ट्रॉयड देख रहे हो, गाड़ियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं, विनाश सा दिखाई दे रहा है। ये 1991 का है। फर्स्ट गल्फ वार हुआ था। फर्स्ट गल्फ वार फरवरी में हुआ था और USA ने बॉम्बिंग की थी, क्योंकि इराक ने कुवैत पर हमले किए थे, कुवैत को कब्जे में ले लिया था। कुवैत को छुड़ाने के लिए, मुक्त करवाने के लिए, एक दूसरा देश बनाने के लिए अमेरिका ने उस पर हमले किए थे। और उसका जो इंटरेस्ट था, कोई ये नहीं था कि कुवैत उसका भाई है और कुवैत उसका मित्र है। नो, वहाँ के तेल के कुएं और रिसोर्सेज पर US की नज़र थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।